यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ये टॉपिक फाइनेंसिंग डिसीजंस के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे मिलते जुलता ही है। तो वहां भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ भी यही है, तकरीबन यही है। बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन द बोरोड फंड एंड ओन्ड फंड्स। अपना पैसा कितना लगा हुआ है, बाहर वाला पैसा कितना लगा हुआ है। जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डेट और इक्विटी का कितना, क्या क्या उसकी रेशियो है ना। हमने एक रेशियो भी की हुई है अकाउंट्स में, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, ये वही है। रेशियो ऑफ बोरोड फंड्स टू ओनर्स फंड्स, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू फाइंड दैट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे कि कंपनी को फायदा हो, जिससे कि शेयर होल्डर्स को फायदा हो। मैंने ये भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी किया कि जब तक उसके पास ऑप्शन थी डेट इंक्रीज करने की, उसने नहीं किया हुआ था डेट इंक्रीज, तब तक दैट वाज नॉट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और जैसे जैसे उसके पास ऑप्शन बढ़ती गई और वो डेट ओवर इशू करता गया, इक्विटीज कम करता गया, तो वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड करने की ही वाज एबल टू फाइंड दैट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर which was optimum and which increase the wealth of the shareholder। ठीक है। Now that balance has to be has that financial manager has to strike that balance कि कितनी डेट होनी चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए। बट हर एक सिचुएशन में ये वेरी करेगा। किसी केस में मैनेजर के पास, फाइनेंशियल मैनेजर के पास डेट इशू करने के चांसेस ज़्यादा है, किसी केस में इक्विटी इशू करने के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग भी लिख लीजिए। लिखिए, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। It is one of the important decisions taken by a financial manager which relates to the proportion of different sources in raising funds। It refers to the ratio between borrowed funds and owners funds। It can be calculated by the formula debt over equity। It can be calculated by the formula debt over equity। The best capital structure is one which results in maximizing the wealth of shareholders। Next is factors affecting the choice of capital structure। फैक्टर्स जो टॉपिक है हमारा आज का, इसमें फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। इफ कैश फ्लो पोजीशन इज गुड, इफ इट इज बैड। अगर गुड है तो जो कंपनी है, फाइनेंशियल मैनेजर है, वो क्या इशू करेगा। अगर ये बैड है तो क्या इशू करेगा। तो विल टेल मी। यस अर्शिता। सर अगर कैश फ्लो पोजीशन गुड है तो वो डेट इशू करेंगे, और अगर बैड है तो वो इक्विटी इशू करेंगे, ठीक है, मतलब ओनर्स फंड इशू ये करेंगे। ओनर्स फंड। हाँ, हम वो मतलब डिबेंचर और इक्विटी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज डिबेंचर्स मींस बोरोड फंड्स और इक्विटी मींस ओनर्स फंड, है ना। हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम डिबेंचर और
शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। दिव्यांशी, इसका रीजन बताओगे आप? यस सर। हाँ, सर डिबेंचर तो इशू करेंगे अगर कैश फ्लो पोजीशन ठीक होगी तो वो वापस कर पाएंगे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो जाएगी, या इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम पे करेंगे क्योंकि डिबेंचर में फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है पे करने की। इक्विटी में कोई ऐसा सीन नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर कैश फ्लो बिजनेस की अच्छी है तभी बिजनेस जो है वो डिबेंचर इशू कर पाएगा, तभी डेट इशू कर पाएगा। बिकॉज डेट वाले केस में एक तो रेगुलर पेमेंट रहती है इंटरेस्ट की, अगर हम ईयरली बात करें या सेमी हाफ ईयरली बात करें, सेमी एनुअली 6 मंथ्स के बाद या साल के बाद इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और साथ में जितनी देर का लोन लिया हुआ है, डेट्स इशू किए हुए हैं, उतनी देर के बाद वापस भी करना पड़ेगा। मीन्स रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, both are required, and the company can take that risk only if the company is good in cash position. अगर कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है तो कंपनी इक्विटी इशू कर देगी, क्योंकि वहां पे डिविडेंड पे करने की कंपल्शन भी नहीं है और पैसा वापस भी नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ इररिडीमेबल ना रिडीमेबल डिबेंचर्स, सिर्फ उस केस में पैसा वापस करना पड़ता है, अदरवाइज पैसे वापस नहीं करना पड़ता। तो अगर बिजनेस की जो कैश पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, बिजनेस विल गो फॉर इक्विटी। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कहाँ पड़ी हुई है आपने? कहाँ पड़ी है वसुंधरा? रेशियोज का चैप्टर में, अकाउंटिंग रेशियोज में हमने एक चैप्टर अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, अकाउंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो में बताती है कि जो प्रॉफिट है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट इज कवरिंग द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो ज्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना मतलब, सपोज इसका फार्मूला क्या था, किसी को याद है? इसका फार्मूला याद किसी को? नो वन, 1 2 वसुंधरा बताना बेटा। Profit before interest and tax upon interest on long-term borrowings. Yes, net profit before interest and tax divided by interest on long-term borrowings. And the answer is expressed in number of times. Suppose हमारा प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस और इंटरेस्ट है इसमें 1 लाख का, it means our profit covers 10 times the interest. Our profit is 10 times the interest to be paid on the long term borrowings. ऐसा ही ठीक, this ratio shows the safety margin of long term creditors, है ना? ये इंटरेस्ट ज्यादा है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है। अगर यहाँ पे सपोज हमारा रेशियो होती है 3 लाख अपॉन 1 लाख, मीन्स 3 टाइम्स, मीन्स कम है। 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो हमारा इंटरेस्ट चला जाएगा, उसके बाद टैक्स भी जाना है, टैक्स जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो वहां से हम डिविडेंड देंगे, वहां सारा हमारा रिटेन अर्निंग रहेंगी। ज्यादा सेफ कौन सी है? ज्यादा सेफ बिजनेस के लिए भी और क्रेडिटर्स के लिए भी ये वाली रेशियो ज्यादा सेफ है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो बिजनेस जो है डिबेंचर्स इशू कर सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो बिजनेस जो है वो डिबेंचर इशू कर सकता है, बिकॉज बिजनेस के पास मार्जिन है। यहाँ अगर इस केस में हम बात करें, if the business profits are 10 times the interest, तो बिजनेस के पास बहुत मार्जिन है। बिजनेस और भी जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले सकता है और भी लोन ले सकता है, इंटरेस्ट बढ़ भी जाए देन आल्सो इट हार्डली मैटर्स, है ना, क्योंकि मार्जिन बहुत है, यहाँ पे मार्जिन कम है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगी तो इक्विटी इशू की जाएगी, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगी तो डिबेंचर इशू किए जाएंगे, बिकॉज कंपनी के पास मार्जिन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट की बात कर रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट की बात नहीं कर रही है ना। यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना है जी, इंटरेस्ट इतना है जी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वापस तो करना है ना, हमने डिवेंचर लिए हैं, डिवेंचर का इंटरेस्ट तो देना ही है हमने, लेकिन डिवेंचर का साथ साथ में हमने लोन भी तो वापस करना है। 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, है तो लायबिलिटी, वापस तो करना पड़ेगा। जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है ना, ये साथ में उसको भी लेती है। इसका फार्मूला आप लिख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से हैं, डेप्रिसिएशन हो गई, गुडविल वगैरह होगी, रिटर्न ऑफ, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस ऑब्लिगेशन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ऑब्लिगेशन ऑन इंटरेस्ट। ये दोनों चीजों को ले रही है। मैं फार्मूला रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, सारे के ओवर है ये, डिवाइडेड बाय सारे के ओवर है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस ऑब्लिगेशन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ऑब्लिगेशन ऑन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट को भी साथ में कंसिडर कर रही है और साथ में ये इंटरेस्ट भी कंसिडर कर रही है, दोनों चीजें कंसिडर कर ली। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो ज्यादा है तो कंपनी जो है इट इज इन अ बेटर पोजीशन टू रीपे द डेट्स। पॉइंट सेम ही है। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो हायर है, कंपनी कैन इशू द डेट्स। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो लोअर है, द कंपनी शुड रिलाई ऑन इक्विटी। पॉइंट सेम ही है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में था ऐसे ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो में है, हायर रेशियो डेट्स एंड लोअर रेशियो इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जिस प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया हुआ वहां से हमें कितना पैसा, कितनी अर्निंग, कितना परसेंटेज प्रॉफिट को मिल रहा है। इन केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। It is more than the rate of interest which we are paying on long term borrowings, then debentures will be issued. Debentures will be issued. Suppose we are paying 8% interest on debentures. The debentures carry interest at the rate 8% per annum. अब जब हमने वो 8% ले लिया है पैसा, it means it is a charge against the profits. प्रॉफिट्स पे चार्ज हो गया, इंटरेस्ट है, लोन है, आउटसाइडर्स फंड्स है, देना ही पड़ना है इंटरेस्ट। भी कांट से कि प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने इंटरेस्ट नहीं दिया लोन का, देना ही पड़ेगा। तो डिबेंचर इशू का फायदा करने का तब है अगर हम 8% पे कर रहे हैं और 8% से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तभी तो फायदा है। सपोज हम 12% के हिसाब से हमने 8% पे लोन लिया, जहां हमने पैसा लगाया वहां हम 12% पैसा कमा रहे हैं, देन तो डिबेंचर इशू करना बनता है। लेकिन अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर, हमने लिया 8% पे, जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां से हमें मिल रहा है 6% सपोज, तो फायदा क्या है लेने का, फिर तो इक्विटी ले ली जाए। 8% पे लोन लिया, जहां पैसा लगाया वहां से हमें 6% बचा, हम तो उल्टा 2% लॉस में चले गए। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो डिबेंचर्स करने का फायदा है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन दैट केस इक्विटी शुड बी इशू। क्योंकि फिर हम उस केस में क्या करेंगे, ये हम नहीं देंगे, जितना हम अर्न करेंगे 6% वो सारा हमारा होगा, हमने डिविडेंड पे ही नहीं करना। डिवेंचर्स में इंटरेस्ट पे करना पड़ना है, तो वहां तो देने पड़ना है 8%। 8% पे लोन लेके 6% रिटर्न लेने का फायदा क्या है, या तो रिटर्न ज्यादा हो 8% से, फिर डिवेंचर का फायदा है। अगर रिटर्न कम है तो उस केस में डिवेंचर्स नहीं, उस केस में तो आपको इक्विटी इशू करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट, टैक्स रेट।
अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डिबेंचर्स इशू होंगे। अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो उस केस में डिबेंचर्स इशू होंगे, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, मीन्स वो आपका प्रॉफिट कम कर देगा, वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कम कर देगा। प्रॉफिट में से पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ये हमने अभी किया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में, वो आपका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मीन जितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे, जितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे, इंटरेस्ट बीइंग अ डिडक्टिबल एक्सपेंस फ्रॉम द प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा, और जब प्रॉफिट को कम करेगा तो हमारा टैक्स भी उतना ही कम लगेगा। उस केस में हमें टैक्स कम लगेगा, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमारा उस केस में उस हिसाब से भी होगा, बिकॉज हम इंटरेस्ट पहले माइनस कर चुके हैं। अगर सपोज हम इंटरेस्ट ना लेते तो उस केस में क्या होता, यहाँ पे नील रहता तो हमारा टैक्स जो है वो ज्यादा होता। हमने जो कल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला पॉइंट किया, वहां पे एक पॉइंट में क्या था, एक पॉइंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज फर्स्ट वाली सिचुएशन में, सिचुएशन 1 में 30 लाख का 30 लाख रुपया जो था वो हमने अपना लगाया हुआ था, वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा, हमें इंटरेस्ट नहीं पड़ा, टैक्स कितना लग गया हमारा 4 लाख के ऊपर 30%, 1,20,000 लगा। सिचुएशन 2 में जब हमने 10 लाख रुपीज का लोन ले लिया तो हमारा जो था 1 लाख का हमारा प्रॉफिट, उसमें से टैक्स इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो टैक्स लगा 3 लाख के ऊपर। अगली बार टैक्स लगा 2 लाख के ऊपर। मींस एवरी टाइम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर विल रिड्यूस आवर प्रॉफिट्स, टैक्स हमें कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल control means if the equity shareholders can dilute the control, because whenever equity shares are issued, the voting rights जो होते हैं they are diluted। अगर सपोज हमारे पास पहले 100 पर्सन थे जिनके पास इक्विटी शेयर्स थे, तो 100 पर्सन वोट कर रहे हैं। सपोज हमने और शेयर इशू कर दिए, 50 बंदों ने और शेयर ले लिए, अब हमारे पास 150 इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, इट मीन द वोटिंग 150 की होगी, तो जो कंट्रोल पहले 100 लोगों के हाथ में था वो अब कंट्रोल डिल्यूट हो गया, 150 के हाथों में चला गया। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले जो थे 100, वो इस बात पे मानते हैं कोई बात नहीं कंट्रोल डिल्यूट हो जाए, देन द इक्विटी कैन बी इशू। अगर वो इस बात पे हेजिटेट कर रहे हैं कंट्रोल शुड नॉट बी डिल्यूटेड, ये हमारे पास रहना चाहिए, देन इन दैट केस इक्विटी नहीं, देन इन दैट केस डिबेंचर्स विल बी इशू। इफ द कंट्रोल कैन बी डिल्यूटेड then equity, if it can't be diluted then debentures। एक पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इशूइंग द शेयर्स, इशूइंग द सिक्योरिटीज, नॉट शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज। ये हमने उस वाले पॉइंट में भी किया हुआ है, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। जिस जगह पे, जिस सोर्स में कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन जो है वो कम होगी, बिजनेस वो वाला जो है वो सोर्स वहां से पैसा अरेंज करेगा। अगर शेयर्स की कम है तो शेयर्स पे करेगा, अगर डिवेंचर्स की कम है तो डिवेंचर्स पे करेगा। मतलब जो चीज चीप है, इकोनॉमिकल है, अगर बैंक लोन की कम है तो बैंक लोन पे करेगा। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जनरली इन केस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जनरली इट इज मोर देन द बैंक लोन। बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन सस्ती होती है, कम होती है, इक्विटी शेयर डिवेंचर्स की ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब ये चीज बिजनेसमैन या फाइनेंशियल मैनेजर कंसिडर करेगा तो वो बैंक लोन साइड जाएगा। अगर वो बोरोड फंड में जाएगा ना, तो बोरोड फंड्स पे भी तो डिवेंचर नहीं इशू करेगा, डिवेंचर पे ज्यादा होती है फॉर्मेलिटीज, ज्यादा कॉस्ट होती है, वो बैंक लोन साइड चला जाएगा। डिवेंचर बोरोड फंड तो करेगा ही इशू, साथ में वो डिवेंचर से हटके बैंक लोन साइड चला जाएगा, बिकॉज बैंक लोन में फ्लोटेशन कॉस्ट और कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू शेयर एंड डिवेंचर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टॉक मार्केट कंडीशंस।
स्टॉक मार्केट कंडीशन, इसमें वो सेम पॉइंट रहेगा आपका, बियरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट मतलब शेयर की प्राइसेस अप जा रहे हैं, जब अगर शेयर के प्राइसेस अप जा रहे हैं तो सारे शेयर महंगे महंगे बिक रहे हैं, तो उस केस पे कंपनी इक्विटी शेयर्स करेगी इशू। व्हेन द मार्केट इज बुलिश, बुल मार्केट इज देयर, देन इक्विटी शेयर विल बी इशूड बिकॉज शेयर सारे महंगे बिक रहे हैं, तो कंपनी भी बेनिफिट लेगी। अगर द मार्केट इज बेरिश मार्केट, उस केस में शेयर जो है वो कम प्राइस पे जा रहे हैं, उस केस में कंपनी जो है वो डिबेंचर्स वगैरह या कोई और बोरोड फंड प्रेफर करेगी। ठीक है, these are the factors affecting choice of capital structure of the company.